नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि किन किन खबरों पर आज हमारा फोकस रहने वाला है। सबसे पहली जो खबर जिस पर हमारा फोकस है वो है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को जो आज सम्मान दिया गया है। जवानों की वीरता को मिले सॉलिड सम्मान की खबरों के साथ हम शुरुआत करेंगे। बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत पर जिस तरीके से पाकिस्तान के F-16 हमले के प्रयास कर रहे थे, उस समय अपने MiG-21 बाइसन से किस तरह से तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने उन्हें खदेड़ दिया था उनकी सीमा में। वीर चक्र आज उन्हें प्रदान किया गया। ये युद्ध काल में वीरता का तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद पूरा देश जानता है कि पाकिस्तानी चंगुल में आने के बावजूद भारतीय वायुसेना के सुपर हीरो अभिनंदन ने अपने हौसले से पाकिस्तानियों को पस्त किया। राष्ट्रपति भवन में हुए रक्षा अलंकरण सम्मान में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को सम्मान मिला। इस समारोह में कश्मीर में 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर शहादत देने वाले मेजर विभूति ढोंडियाल को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सम्मान हासिल करने आई मेजर विभूति की पत्नी लेफ्टिनेंट निकिता की संवेदनाएं कैसे 130 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा करती हैं, इन तस्वीरों को भी खबरदार में दिखाएंगे। इसके बाद हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उस सोच का विश्लेषण करेंगे जिसमें वो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी कानून लाने की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि भारत में ईश निंदा कानून बनाया जाए। ईश निंदा कानून एक ऐसा कानून है जिसके नाम पर पाकिस्तान अपने देश के हिंदू, सिख और ईसाइयों पर अत्याचार करता रहा है। इस कानून के तहत इन लोगों को मौत की सजा देता रहा है। ईश निंदा एक ऐसा कानून है जिसे मानवाधिकार संगठन अमानवीय बताते हैं। ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करता है और इसीलिए पूरा विश्व इस कानून को लागू करने वाले देशों की आलोचना करता है। तो सवाल यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस चुनावी माहौल में इस तरह के कानून की मांग क्यों कर रहा है। आज हम इस मांग के पीछे की पॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसान पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी किसान आंदोलन की आंच बाकी है, राजनीति की बात बाकी है। आपको बताएंगे कि किसान नेता अब किन मांगों को लेकर मोर्चे पर डटे हैं और उनकी मांगों के चलते किसान आंदोलन कौन सी राह पकड़ रहा है, इस पर हमने अपना विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। लेकिन खबरदार में खबरों की शुरुआत हम ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान की खबर से करेंगे, क्योंकि आज उन्हें राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जिस तरह से पुलवामा का हमला हुआ था और उसके बाद भारत ने बालाकोट में आतंकी अड्डों को उड़ाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था, उसके ठीक बाद के वाक्य में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन के शौर्य से सब वाकिफ हुए थे। आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह, उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिनंदन को वीर चक्र दिया। अभिनंदन वर्तमान को यह सम्मान 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए दिया गया था। एक सैनिक के लिए वीर चक्र पाना बहुत बड़े सम्मान और गर्व की बात है, क्योंकि युद्ध काल में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान यह होता है। आज जब वीर चक्र के लिए अभिनंदन वर्तमान का नाम पुकारा गया तो उनकी वीरता की कहानी जिन शब्दों में बताई गई उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों में भारत की शौर्य गाथा और पाकिस्तान की हार की कहानी सुनाई जा रही है। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए।
जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाए रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खासतौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान की शौर्य गाथा का एक एक शब्द पाकिस्तान को बहुत चुभा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कहानी गढ़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किस तरीके से अभिनंदन की वीरता, दृढ़ता और भारत के हौसलों से घबराकर उसने उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया था, यह भी सबने देखा था। और इसीलिए आज जो उसकी झूठी कहानियों को पकाने का उसने प्रयास किया है, उन सब को ध्वस्त करती वीर अभिनंदन की उस कहानी को एक बार फिर याद करने का मौका है। विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। F-16 वायुयान को मार गिराया। जैसे जैसे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के कदम वीर चक्र को पाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनके जहन में 27 फरवरी 2019 का पूरा घटना चक्र घूम रहा था। उस वक्त ग्रुप कैप्टन अभिनंदन विंग कमांडर हुआ करते थे। 27 फरवरी की सुबह इंडियन एयरफोर्स को यह सूचना मिली थी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान अपने कई फाइटर प्लेन भारतीय सीमा में भेज रहा है। इसके बाद पाकिस्तान के F-16 को जवाब देने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से उड़ान भरी और उसे मार गिराया। लेकिन अभिनंदन दुश्मन की कैद में फंस गए। पाकिस्तान की गिरफ्त में होने के बावजूद अभिनंदन डरे नहीं। वो बेखौफ अंदाज में अपनी मूंछों पर ताव देने वाले तेवर में ही दिखाई दिए और 1 मार्च 2019 को अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तान की एक बड़ी शिकस्त के रूप में दर्ज हो गई। चलिए, हिंदुस्तान जो भी करेगा दुनिया उसको गौर से देखती है। इस देश की ताकत है, डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। ये ताकत इस देश में है। अभिनंदन के शौर्य की पूरी कहानी समझने के लिए 27 फरवरी 2019 को हुई घटना से पहले पुलवामा हमले का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों की मौत का बदला लेने के लिए 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस बेइज्जती से तिलमिलाए पाकिस्तान ने अगले रोज 27 फरवरी को भारतीय रक्षा ठिकानों पर हमले की योजना बनाई। 27 फरवरी 2019 की सुबह 9:52 पर भारतीय वायुसेना ने 10 F-16 विमानों को डिटेक्ट किया था। इन लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस से उड़ान भरी थी। 9:54 पर MiG-21 बाइसन, सुखोई MKI और मिराज 2000 ने F-16 को इंगेज किया। F-16 विमानों को वापस लौटने के लिए कहा गया, पर F-16 के चालकों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। भारतीय वायुसेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए 9 F-16 विमानों को वापस उस पार खदेड़ दिया, लेकिन एक F-16 भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हो चुका था और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी अभिनंदन वर्धमान एक्शन में आए और मिसाइल से F-16 को मार गिराया। हालांकि इस शौर्य को अंजाम देते हुए अभिनंदन का विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वो समय रहते विमान से कूदने में कामयाब तो रहे, लेकिन तब तक वो पाकिस्तान की सीमा में पहुंच चुके थे।
जब वो वहाँ से पैराशूट के ज़रिए नीचे आ रहा था तो हमने उसको देखा और हम यहाँ पे आ गए जिस जगह पे उसने लैंड किया है। उसके बाद हम उसके करीब आना चाहते थे पर उसके पास हथियार थे, कुछ रिवाल्वर हो गया वगैरह वगैरह, कोई एक दो और चीज़ें थी। और हम उसको कह रहे थे कि हम आपको, वो पानी मांग रहे थे हमसे और मोबाइल फ़ोन हमसे मांग रहे थे कि मैंने बात करनी है। हमने कहा तुम अपने हथियार दूर फेंको, हम आपको पानी भी देंगे, फ़ोन भी देंगे। वो कह रहे थे कि मेरी कमर टूट चुकी है। हमने कहा आपको हम हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे। और उन्होंने फिर उन्होंने हमसे पूछा कि ये इंडिया है या पाकिस्तान है। हमने कहा ये इंडिया है। पहले पूछा प्रधानमंत्री कौन है, तो फिर उससे तो हमको कंफर्म हो गया, हमने कहा मोदी है। उसके बाद जब फिर उसने नारा लगाया तो हमारे लोगों को उसका जवाब नहीं आया, इस वजह से उसे पता चल गया। पाकिस्तान की कैद में आने के बाद भी विंग कमांडर अभिनंदन का कुछ ये अंदाज था, न चेहरे पर कोई शिकन, न झुकी हुई गर्दन, न रौब में कोई कमी, न इरादों में कोई कमजोरी। चाय की चुस्की लेते हुए पाक के फौजी अफसरों के सवालों का वो इस तरह जवाब दे रहे थे मानो चाय पार्टी पर आए हों। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. ये अभिनंदन के शौर्य और साहस की जीत थी कि पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े लड़ाकू विमान को मिसाइल से उड़ाकर उनके कब्जे में चला जाए, लेकिन दुश्मन फौज उनका बाल बांका तक नहीं कर पाए। यही वजह थी कि 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान को अभिनंदन की रिहाई करनी पड़ी। बदले की आग में जल रहे पाकिस्तानी फौज की गिरफ्त से छूटकर अटारी वाघा बॉर्डर पार कर वतन लौटे थे अभिनंदन। उनकी ये तस्वीरें दुनिया भर के लोगों के जहन में अंकित हो गई। रौबीले मूंछों वाले इस योद्धा को पूरे देश ने सिनाखों पर बिठा लिया। अभिनंदन लौटे तो थे पाकिस्तान से, लेकिन हिंदुस्तान के इस पराक्रमी योद्धा का लोहा पूरी दुनिया ने माना। इसके पीछे भारत की कूटनीति और पाकिस्तान के मन में भारतीय सेना की तरफ से हमला होने का खौफ था। ये बात 1 साल बाद पाकिस्तान की संसद में भी सुनाई दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और दुनिया के सामने पाकिस्तान का ये सच सामने आ गया कि वो भारत के खिलाफ F-16 विमान का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि पाकिस्तान की सेना ने कहा था कि उनके ऑपरेशन में F-16 विमान का इस्तेमाल नहीं हुआ। पाकिस्तान के इस झूठ के पीछे कई मजबूरियां थी। 1980 के दशक से पाकिस्तान अमेरिका से कई F-16 विमान खरीद चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान को यह विमान काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए दिया है। अमेरिका ने यह विमान इस शर्त पर पाकिस्तान को दिया कि वो इसका इस्तेमाल किसी देश पर हमले के लिए कतई नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने F-16 से हमले की बात छिपाई थी। लेकिन अभिनंदन के शौर्य और साहस की वजह से एक पुराने MiG-21 विमान से पाकिस्तान का एडवांस F-16 प्लेन जलकर खाक हो गया। भारत ने पाकिस्तान को ऐतिहासिक सबक सिखाया। अभिनंदन के जवाब ने यह साबित कर दिया कि युद्ध में अगर सच्चा योद्धा हो तो दुश्मन की हार पक्की है। आज अभिनंदन को इसी शौर्य और साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज तक ब्यूरो। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन उस समय उड़ा रहे थे MiG-21 बाइसन और जो पाकिस्तानी पायलट था वो सवार था F-16 में। अब दोनों विमानों की अगर हम तुलना करें तो जमीन आसमान का फासला तकनीकी तौर पर इन दोनों के बीच होता है। MiG-21 जो है वो 60 के दशक में सोवियत संघ में बना हुआ एक लड़ाकू विमान है
और F-16 जो है वो अमेरिका में बनाया हुआ है, दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है और जेनरेशन के हिसाब से भी वो MiG-21 से कहीं आगे। MiG-21 एक सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। F-16 2 इंजन वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। MiG-21 की अधिकतम रफ्तार 2230 किलोमीटर प्रति घंटा है। F-16 की अधिकतम रफ्तार 2414 किलोमीटर प्रति घंटा। कम रफ्तार होने के बावजूद अभिनंदन ने अपने MiG-21 विमान से F-16 का पीछा किया, उसे मार गिराया। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब शौर्य और साहस की मात्रा ज्यादा बड़ी होती है तो बड़ी से बड़ी तकनीक भी झुक जाती है। आज और भी वीरों को वीरता पुरस्कारों से नवाजा गया। मेजर ढोंडियाल, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए वीरगति को जो प्राप्त हुए थे, उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट निकिता ये सम्मान लेने के लिए पहुंची थी। दरअसल मेजर ढोंडियाल की शहादत के बाद ही उनकी पत्नी ने ये निर्णय लिया था कि वो भी भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती हैं। अपने पति के लिए ये परम सम्मान वो मान रही थी। आज लेफ्टिनेंट निकिता की कहानी भी हमें जाननी चाहिए। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मिले शौर्य चक्र सम्मान ने आज पूरे देश को उन भावुक तस्वीरों की याद दिला दी जब शहीद विभूति शंकर का पार्थिव शरीर उनके घर देहरादून पहुंचा था। तब उनकी पत्नी निकिता ने कुछ इस तरह सल्यूट करके फौजी अंदाज में अपने पति को आखिरी विदाई दी थी। उस दिन अपने दुख और संवेदनाओं से लड़ते हुए निकिता ढोंडियाल ने अपने पति से वायदा किया था कि वो भी एक दिन अपने पति की तरह देश की सेवा करेंगी। शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल। और आज निकिता भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हैं और अपने पति के बलिदान के लिए शौर्य चक्र सम्मान ग्रहण कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में आज शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट निकिता कौल और मां सरोज ढोंडियाल ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। मुझे बहुत गर्व है अपने बेटे पे और इस शौर्य चक्र से बहुत मुझे सम्मान मिला, मतलब विभूति को। देहरादून के विभूति ढोंडियाल ने 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सैन्य ऑपरेशन में अपनी कुर्बानी दी थी। शहादत से पहले मेजर विभूति ढोंडियाल ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। जब मेजर विभूति शहीद हुए तो उनकी शादी के सिर्फ 9 महीने बीते थे। पति को आखिरी विदाई देते वक्त ही निकिता ने तय कर लिया था कि अब वो उनका अधूरा काम पूरा करेंगी। पति की शहादत के सिर्फ 6 महीने बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास कर और हर बाधा को पार करते हुए लेफ्टिनेंट के रूप में वो फौज में शामिल हुई। उसको बहुत वो थी, मतलब इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊं। बहुत इच्छा थी, बहुत ज्यादा। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि नितिका जी भी फौज में जा सकती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं। वो तो ऑलरेडी पहले ही टाटा कंसल्टी में जॉब करती थी। वो तो उनके जाने के उपरांत हुआ, मतलब जब शहीद हो गया उसके बाद नितिका ने सोचा, मतलब अब मैंने उसको बहुत ज़्यादा वो कहा, मैंने कहा तुम करो। शौर्य की ये कहानी हर देशवासी के लिए मिसाल है। एक तरफ मेजर विभूति का शौर्य और दूसरी तरफ उनकी पत्नी की जाबाजी, जो पति के अधूरे सपने को पूरा करने फौज में शामिल हुई। श्रुतिका, आज तक। दुनिया में जिस कानून की निंदा सब करते हैं, उस ईश निंदा कानून को कौन चाहता है कि हिंदुस्तान में भी लागू किया जाए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों चाहता है कि ब्लास्फेमी लॉ यानी ईश निंदा कानून हिंदुस्तान में भी रहे?
ईश निंदा से मतलब है ईश्वर का अपमान किया जाना। इसको लेकर दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में कानून बने हैं। ईश निंदा पर सजा का प्रावधान है। कई देशों में ईश निंदा पर मौत की सजा भी होती है। ये कानून धार्मिक कट्टरता से प्रभावित है और धार्मिक असहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण है। ईश निंदा कानून पर सबसे ज्यादा अमल करने वाले देशों में पाकिस्तान का नाम आता है। यहां कोई भी किसी पर कभी भी ईश निंदा का आरोप लगा सकता है। इसीलिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ पाकिस्तान में इस कानून का काफी दुरुपयोग होता है। अब तक कई मामलों में दोषी साबित हुए लोगों को मौत की सजा भी सुनाई गई है। इस मामले में 2010 में ईसाई महिला आसिया बीबी का केस सबसे चर्चित है। इसमें आसिया के पड़ोसी ने झगड़ा होने पर पैगंबर के अपमान का आरोप लगा दिया था। पूरे 8 साल आसिया को जेल में रहना पड़ा। बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा किया। पिछले महीने लाहौर की एक अदालत ने ईश निंदा के आरोप में स्कूल टीचर को मौत की सजा सुनाई। टीचर पर आरोप था कि उसने पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का अंतिम पैगंबर नहीं मानकर ईश निंदा की। इसी साल जनवरी में शिया समुदाय के 2 लोगों को फेसबुक पोस्ट में ईश निंदा करने का आरोपी मानकर पकड़ा गया। जमीन अली नाम के एक गायक उसके गाने की वजह से ईश निंदा का आरोपी माना गया। दरअसल उनके गाने के बोल पर एक शख्स को आपत्ति थी। 30 अगस्त को शिया धर्मगुरु को एक भाषण के लिए ईश निंदा का आरोपी माना गया। जिन चैनल पर भाषण ऑन एयर हुआ उसे भी बंद करवा दिया गया था। शिया विरोधी रैलियों के दौरान उन पर आरोप लगे थे। ये वो कुछ मामले हैं जो हाल फिलहाल में छोटी छोटी बातों पर दर्ज किए गए। ये सभी लोग अब अपने ऊपर लगे ऐसे मामले की सुनवाई झेल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के वकील भी वकालत से डरते हैं और जज फैसला देने से बचते हैं। तो सवाल यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो आखिर क्यों चाहता है कि एक ऐसा कानून जिसमें जो पाकिस्तान का पर्याय एक तरह से बन चुका है और जहां पर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कट्टरता नजर आती है उसे हिंदुस्तान में भी लागू किया जाए। दुनिया भर के देश इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक ऐसा समाज कैसे बनाया जाए जिसमें धर्म के नाम पर युद्ध ना हो, धर्म को लेकर द्वेष ना हो और सबसे बड़ी बात धार्मिक असहिष्णुता ना हो। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां अलग तरह की मांग उठती है। हमारे देश में बदकिस्मती से इस्लाम के जो पैगंबर है, जो आखिरी पैगंबर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। बहुत ही अशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं, अपशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमारे देश में ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए ब्लास्फेमी से मुताल्लिक कि किसी भी पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि देश में ब्लास्फेमी लॉ यानी ईश निंदा कानून बने। ईश निंदा यानी धार्मिक असहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ईश निंदा कानून को बनाए जाने की मांग तो कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में अपनाए जाने वाले कॉमन सिविल कोड को नकार रहा है। हमने ये बात कही है कि हमारे देश में वक्तन फौक्तन ये मुतालबा और ये बातें आती रहती हैं कि पूरे देश के लिए एक कॉमन सिविल कोड, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारा मानना ये है कि एक ऐसे देश के लिए जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों, विभिन्न जातियों के लोग रहते हों, आदिवासी हों, सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, हिंदू हो, उस देश के लिए कॉमन सिविल कोड न तो डिजायरेबल है, न एडवाइजेबल है, न यूजफुल है। इसलिए कॉमन सिविल कोड का मुतालबा अगर कोई भी कोशिश डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पार्शली, फुल्ली यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए की जाएगी तो हमारे लिए भी और देश के बहुत सारे तबकों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। बोर्ड की विचारधारा कितनी धर्म आधारित है, इसका एक उदाहरण तब भी मिला जब धर्म से जुड़े मसलों पर इन्होंने कोर्ट को भी सलाह दी। इन्होंने कहा कि इन मसलों को धर्म गुरुओं पर ही छोड़ देना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अभी कुछ दिनों से ये सिलसिला शुरू हो गया है कि हमारे जो न्यायपालिका है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, उसमें मनमाने तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा है जिसको हम सही नहीं समझते और ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत को भी और जुडिशरी को भी ऐसे इंटरप्रिटेशन से गुरेज करना चाहिए। अगर कोई मसला कहीं आता है तो उस देश के उस धर्म के स्कॉलर्स को उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि इसका इंटरप्रिटेशन उनके धर्म में क्या है। पूरा विश्व एक ऐसी दिशा में जा रहा है जब वो मिलकर पृथ्वी के भविष्य पर चर्चा करता है।
लेकिन हमारे यहाँ लोग धर्म के भविष्य को सुनिश्चित करने के विचारों से ग्रस्त हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने अधिवेशन में ये 3 ऐसे प्रस्ताव रखे थे जिन पर विवाद शुरू हो गया है। इसमें सबसे बड़ा विवाद ईश निंदा कानून को लेकर है। विश्व में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाले अमेरिकी आयोग की 2017 की रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया के 71 देशों में ईश निंदा से जुड़े कानून हैं। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ईश निंदा के आरोप में मौत की सजा का भी प्रावधान है। इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, मॉरिटानिया, नाइजीरिया और सोमालिया हैं। ये वो देश हैं जहां पर ईश निंदा मतलब मौत, यानी ये हैं असली धार्मिक असहिष्णु देश। पाकिस्तान में तो ईश निंदा कानून अल्पसंख्यकों को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार है और पाकिस्तान में इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी होता है। ईश निंदा के नाम पर अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में जबरन फंसाए गए लोगों में 70% शिया समुदाय से आते हैं, 20% अहमदिया मुसलमान होते हैं, 5% सुन्नी मुसलमान, 3.5% ईसाई और 1% हिंदू होते हैं। वर्ष 2020 में ईश निंदा के आरोप में पाकिस्तान में 35 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2019 में 29 लोगों को ईश निंदा के मामले में मौत की सजा दी गई थी। साल 1990 से 2018 तक ईश निंदा का आरोप लगाकर कम से कम 69 लोगों की यूं ही हत्याएं हो चुकी थी। पाकिस्तान में तो ईश निंदा के आरोपी को पसंद का वकील रखने तक की अनुमति नहीं होती। एक ऐसे कानून को भारत में बनाए जाने का समर्थन कुछ लोग कर रहे हैं जो पूरी तरह से अमानवीय है। ईश निंदा कानून को सभी धर्मों की जरूरत बताने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे मानते हैं कि भारत एक मजहबी देश है और इसीलिए ईश निंदा कानून जरूरी है। हमारा देश एक मजहबी देश है, रिलीजियस देश है और इसमें आप जानते हैं कि जो मजहबी पर्सनैलिटीज होती है उनकी बड़ी अहमियत होती है, उनका बहुत आदर और सम्मान होता है। और ये सूरत हाल ये है कि ये आदर और सम्मान हर तबके के लोग करते हैं। मुसलमान भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, एक दूसरे की रिलीजियस पर्सनैलिटीज करते हैं। इनको पता होना चाहिए कि सच्चाई ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक धर्म की बहुलता होने पर उसका अलग कानून लागू नहीं होता। भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक विचारधारा वाला देश है। सच्चाई ये है कि जो देश सच में मजहबी विचारधारा से प्रेरित हैं, वहां पर ईश निंदा जैसे अमानवीय कानून बनाए गए हैं। प्यू रिसर्च की वर्ष 2015 में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 26% देशों में धर्म के अपमान से जुड़े कानून हैं और इन देशों में से 70% देश मुस्लिम बहुल हैं। और यही नहीं, फिलहाल हर वो देश जहां पर ईश निंदा कानून है वहां उनके खिलाफ आवाज भी उठती है। इसीलिए हाल के कुछ सालों में आयरलैंड ने इस कानून को हटाने का फैसला किया, वो भी जनता के रेफरेंडम पर। इसके अलावा आइसलैंड, नॉर्वे और माल्टा ने भी ईश निंदा कानून को अपने यहाँ से हटा दिया है। दुनिया भर में ईश निंदा कानून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। वैश्विक रूप से उन देशों की आलोचना होती है जहां इस कानून के नाम पर लोगों को सजा दी जाती है। कानपुर से रंजय सिंह, आज तक। गुरु पूर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह ये ऐलान किया था कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की कि वो अपने अपने घरों को लौटें और एक नई शुरुआत करें। ऐसा लगा था कि शायद किसान आंदोलन यहां से रुकेगा, लेकिन आज लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत थी। वहां भी ये निर्णय लिया गया कि किस तरीके से किसान आंदोलन को और धार दी जाए। तमाम मांग, एमएसपी से जुड़े हुए मांगों से लेकर तमाम और मांगे अब किसान सामने रख रहे हैं और ये फिलहाल यही तस्वीर सामने आ रही है कि दिल्ली के जितनी भी सीमाएं हैं, जहां जहां बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे किसान, वहां पर उनके आंदोलन में शायद और तेजी ही आए। हमारे 10 नहीं है जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, खोला मात की बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। तो क्या किसान आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर नहीं था?
तो क्या किसानों के नाम पर किसान नेताओं की सरकार से राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी? तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा देश का नया विपक्ष बन चुका है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के मुद्दों और तेवर से तो कतई नहीं लग रहा कि 1 साल से चला आ रहा उनका आंदोलन जल्द समाप्त होने वाला है। और तो और लखनऊ महापंचायत में एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा मोर्चा लेने की हुंकार भर दी गई। जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत करी, बहुत मीठी बात करी, शहद से भी मीठी आवाज थी। हमको खतरा लगता है देश का प्रधानमंत्री इतनी मीठी बात करे, हमको शक होता है पूर्ण रूप से। कमजोर नहीं, हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री मजबूत रहे, लेकिन हमारे मसले भी ठीक करे। कमजोर नहीं चाहते हम कि दुनिया में ये कहे कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी ना, आप सख्त होकर बात करो, लेकिन हमारे मसलों का समाधान करो। मसलों का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन आपके खिलाफ होगा। लखनऊ में हुई महापंचायत कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के पहले से तय थी, लेकिन प्रधानमंत्री के ऐलान के बावजूद अगर महापंचायत का अंदाज नहीं बदला है तो किसानों के नाम पर राजनीति का राउंड 2 तय है। बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने गए, लेकिन जो काम किसान के लिए किया वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 2014 में 20,000 का बजट होता था, 20,000 करोड़ का बजट। आज 1,23,000 करोड़ का किसान का बजट है, एग्रीकल्चर का बजट। बीजेपी की यह तल्खी इसलिए है क्योंकि किसानों के नाम पर संयुक्त किसान मोर्चा की सक्रियता उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों में बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है और संयुक्त किसान मोर्चा अपने प्रस्तावित कार्यक्रमों पर टस से मस नहीं हो रहा। 26 नवंबर को दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर किसान प्रदर्शनकारी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 28 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महापंचायत होगी। 29 नवंबर से संसद तक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इधर किसानों के नाम पर आंदोलन को और धार दिया जा रहा है तो उधर महापंचायतों से सरकार को सियासी पटखनी का सूत्र निकल रहा है। राजधानी उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव है फरवरी मार्च में, वहां रैली है। अब रैली करनी चाहिए हमें कहां जानते हैं? बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लाखों की संख्या में इकट्ठा करके उस बनारस को गंगा के किनारे भगवान शंकर के काशी के समय उठा देना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में और देश में जालिमों की हुकूमत नहीं रहेगी, अब जुल्म नहीं रहेगा। भारत का 90 करोड़ किसान पूरा 1 साल ये आंदोलन चलाया है और इसके आंदोलन के चलते हमारा 700 के करीब साथियों शहादत दी। हमारे ऊपर कितना न किया जुल्म हुआ, कितना न कितना बदनाम हुआ, मगर किसान पीछे नहीं हटा। किसान ने ऐलान किया था हमारा 700 कॉमरेड शहीद हुआ, 60,000 भी होगा तब हम नहीं जाएंगे। मैंने एक बार बार बोली, मैंने कहा भाई देखो ये 3 कानून तो मर चुके हैं। ये बात मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं। फिर हमारे साथी पूछते थे जी कानून मर गए तो हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मैं कहता था भाई कानून तो मर गए लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और आपकी इस सभा का कुछ असर होगा कि सभा की घोषणा और सभा के होने के बीच में प्रधानमंत्री ने कह दिया ठीक है जी डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे हम इसका। हमारा एक ही संदेश है कि जिस तरीके से हमारे लोगों के हाथ से ये रोटी छीनकर उन कारपोरेट लोगों को देने के लिए उतार ले, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको इस कुर्सी से उखाड़ कर फेंक दे।
किसान नेता सरकार के खिलाफ किस तरह रणनीति तय कर रहे हैं, इसे प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई चिट्ठी उजागर करती है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 मांगे रखी हैं। पहला, एमएसपी गारंटी कानून बने। दूसरा, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट वापस हो। तीसरा, किसानों पर पराली जलाने के केस वापस हों। चौथा, किसान आंदोलन के समय से प्रदर्शनकारियों पर चल रहे मुकदमे वापस हों। पांचवा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी मंत्रिपरिषद से बर्खास्त हों और जेल भेजे जाएं। और छठा, किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और उनके लिए एक शहीद स्मारक बने। संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानून वापस कराकर बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन सरकार से राजनीतिक टकराव बरकरार रखना एक नई राजनीति को जन्म दे सकता है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।